Namaskar, my name is Vinay Kumar, and I again welcome you all in our today's session, which is about the Marxist theory of the origin of the state. Well, as you all know that in my previous lecture, I had explained that what was the मार्क्सिस्ट थ्योरी या मार्क्सवाद सिद्धांत क्या था, राज्य की उत्पत्ति का, और साथ में हमने कुछ की पॉइंट्स भी डिस्कस करे थे। आज के इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे जो मार्क्सिज्म की जो थ्योरी थी, जो मार्क्सवाद था जिसने राज्य की उत्पत्ति के बारे में बताया, वो उसकी थ्योरी की क्या विशेषता है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट, या मार्क्सवाद जो सिद्धांत है उसकी क्या विशेषताएं हैं। देखिए, जो मार्क्सिज्म है या मार्क्सिस्ट जो लोग हैं या जो मार्क्सिस्ट जो थ्योरी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा एग्जाम में आती है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि उसकी अलग से क्वेश्चन बनता है कि उसकी विशेषताएं या उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। सो वैसे तो इन माय प्रीवियस सेशन एज आई एक्सप्लेन द एंटायर थ्योरी इन सच अ वे दैट यू वुड हैव गॉट you would have got the the concept in a clear way कि क्या है ये theory. In today's session I'll be discussing the especially the characteristics, plus I will also discuss the criticism as far as this theory is concerned. So let's start today's session. I again would like to request you all to please pay attention to my words and listen to me carefully, because the session is going to be very much, I would say, interesting, and it will be a very informative session, I'm sure. Okay, so let us start the today's session, which is about the characteristics of the Marxist theory of the origin of the state. So many headings are there. I'll go one by one, and I will keep on explaining each and every headings or the lines which are written over here. एक सरल शब्दों में मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन भी देता रहूंगा। तो द फर्स्ट वन इज हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म। देखिए, जब हम कभी मार्क्सवाद की विचार करते हैं या मार्क्सवाद की विचारधारा को पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, और जो राज्य की उत्पत्ति के संबंध में जो उसने अपने विचार दिए, उसमें हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म को थोड़ा सा कभी कभी स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा टफ लगता है। हालांकि इसके बारे में एक अलग से सेशन हम रखेंगे, क्योंकि वी आर डिस्कसिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेशली। तो आई विल गो ऑल द हेडिंग्स, अदरवाइज आई will explain the heading in details, so the session will become messy and the entire session will be consumed. तो थोड़ा सा आइडिया ले लीजिएगा जो विशेषता मैं बता रहा हूँ कि मार्क्सिस्ट थ्योरी की जो ओरिजिन ऑफ स्टेट की बात करते हैं, हिस्टोरिकल मेटरलिज्म में वो क्या कहते हैं। देखिए, एक बात थोड़ा जानने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर जो कार्ल मार्क्स हैं, या आपको मैंने पहले ही बताया था, बहुत वो बड़े राजनीतिक अर्थशास्त्री दार्शनिक रहे हैं, और इतने विख्यात वो पॉलिटिशियंस थे। उन्होंने ऐसे लेख लिखे कि उनको जर्मन छोड़कर लंदन जाना पड़ा अपनी फैमिली के साथ, जैसे कि मैंने आपको पिछली बार बताया भी था। तो उन्होंने बहुत एक फेमस बुक लिखी थी, बहुत एक, आई वुड से, वेरी फेमस बुक, विच वाज रिटन बाय हिम, और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अ कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो इस बुक के अंतर्गत वो इस पर्टिकुलर हेडिंग को समझाने की, या मैं बोलूँ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को थोड़ा सा वो जो जिस अपने शब्दों में बयां करते हैं। देखिए, हमेशा से क्या था कि पहले तो अगर बहुत ज्यादा उन्होंने एक वर्ड यूज किया था, प्रिमिटिव कम्युनिज्म। तो प्रिमिटिव प्रिमिटिव का मतलब होता है बहुत ज्यादा आदिम, बहुत ज्यादा पुराना, बहुत अदातन, बहुत ही मतलब लाखों साल पहले की अगर हम बात करें। तो प्रिमिटिव जो कम्युनिज्म के कंसेप्ट के अंतर्गत जो कार्ल मार्क्स वो कहते हैं कि पहले से व्यवस्था जो थी, ये पूंजीवाद, ये संघर्ष, ये वर्ग भेद, ये सब कुछ नहीं था। सभी लोग अपना दिनचर्या करते थे, वो जाते शिकार करते, लाते, खाते, और बस संचय वगैरह कुछ नहीं करते किसी भी चीज का। कल की बात कल पे देखी जाती, और वर्तमान में आज को जीते वो। और संघर्ष इस तरीके से नहीं था, किसी को छीना झपटी कुछ नहीं थी। मतलब इस तरीके से आप कह लीजिए कि सभी मेहनत करते, सभी शिकार करते, और प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन था गुड्स का, या कह लीजिएगा उस समय जो भी कुछ गुड्स रहा हो। बट धीरे धीरे क्या हुआ कि कुछ ऐसी आवश्यकताएं, कुछ समाज में ऐसे व्यक्ति भी जिन्होंने अपना थोड़ा सा और दिमाग लगाया। आपको पता है, कुछ ऐसे लोग भी व्यक्ति होते हैं समाज में, समाज का हिस्सा होते हैं। उन्होंने सोचा कि इसको आने वाले समय के लिए कुछ संचय भी किया जाए, और इसको कुछ स्टोर किया जाए, अपने भविष्य के लिए स्टोर किया जाए। तो हालांकि जब वो शिकार करते, या अपनी दिनचर्या के लिए जो भी आवश्यकताएं की पूर्ति वो करते थे, या उसके लिए जो भी टूल्स या मशीनरी का वो यूज करते थे, टूल्स मैं कहूंगा बेसिकली, मशीनरी वर्ड तो थोड़ा सा प्रॉपर नहीं होगा,
जो भी कुछ समय को उजाड़ रहे होंगे, तो उसका वो यूज करके वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। अब जो समाज के कुछ एक दिमाग वाले लोग थे, जैसा कि मैंने कहा कि कुछ इस तरह की इस वर्ग के लोग भी होते हैं, तो कभी कभी स्थिति ऐसी आई कि उन्होंने सोचा कि भाई समाज के कुछ विशेष लोगों ने सोचा कि हमें कुछ भविष्य के लिए कुछ संचय करना पड़ेगा, और सिचुएशन ऐसी हुई, थोड़ा सा मैं नक्शा में बता रहा हूँ कि कुछ लोगों को भोजन की प्राप्ति नहीं हो पाई या उनकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होनी पाई। तो जो समाज का विशेष वर्ग था, तबका था, इसने बोला उन लोगों से जिनके पास अभाव था चीजों का कि ठीक है, मैं तुम्हें ये प्रोडक्ट करा दूंगा, मेरे पास एक्स्ट्रा है, अतिरिक्त मात्रा में है चीजें, और आप ये रख लीजिए, और बस बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो आप टूल्स जो यूज करते हो, जो जो आप हथियार वगैरह जो यूज कर रहे हो, जो उपकरण यूज कर रहे हो, वो मुझे दे दीजिएगा, बस इतना सा आपको काम करना। तो सभी लोगों ने सोचा, अरे हमारा इसमें क्या जाता है, हम ये अपने हथियार या टूल्स इसको दे देते हैं, बदले में तो भाई हमें हमारी आवश्यकता की पूर्ति कर ही रहा है, हमारे हमें रहने को, खाने पीने को दे ही रहा है, और बस हमें इनको अपने उपकरण तो देने हैं जिससे हम शिकार सॉरी शिकार वगैरह करते हैं। तो बस ऐसा होता रहा, और आगे जाके थोड़ा सा मैं आपको इसे थोड़ा संक्षेप में बताऊंगा। स्थिति ऐसी आई कि कुछ समय बाद स्थिति ऐसी आई, सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई कि ये जो विशेष तबका था, इसने पूरा आधिपत्य स्थापित कर लिया। अब ये क्या करता, प्रोडक्शन करता नहीं, प्रोडक्शन करवाता अपने दिमाग से, उसका संचय करता, और जो प्रोडक्शन श्रमिकों के द्वारा किया जा रहा है वो उनको उल्टे में बदले में कुछ पारितोषिक या कुछ पैसा या कुछ इस तरीके से दे देता कि हाँ बस तुम जिंदा रहो। पाशविक प्रवृत्ति या पाशविक जीवन जीने पे मजबूर हो गए थे श्रमिक। यानी कि उन्होंने दिमाग लगा के विशेष तबके ने समाज में क्या किया, अपने हितों की पूर्ति हेतु उन्होंने इनसे वो टूल्स ले लिए, या उनसे वो कह लीजिएगा तकनीकी ले ली, और खुद से प्रोडक्शन का जो कह लीजिएगा करवाया इन श्रमिकों से, इन मजदूरों से, वर्कर से, और बदले में उनको एक समान रूप से वितरित नहीं किया। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, जो प्रोडक्शन हुआ उसको समान रूप से उसका वितरण नहीं था, बस उनको उनका पारितोषिक दे दिया। जैसे कि मजदूर वर्ग की अगर बात करें कि सुबह शाम मेहनत करता हो, शाम को उसको बस चंद रुपए मिल जाते हैं। तो इस तरीके से कैपिटलिज्म की मैं बात करूं, पूंजीवाद का जन्म हुआ, और हमेशा से कार्ल मार्क्स कहते हैं, उन्होंने इस किताब में अपनी चर्चा भी करी जो मैंने आपको बताया कि कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, कि वो यहाँ बताने की कोशिश करते हैं कि समाज में बेसिकली दो तबके या दो वर्ग उभर के आए। एक को उन्होंने बोला प्रोलेटेरियन। तो प्रोलेटेरियन वो वर्ग था जो श्रमिक था, जो श्रम करता था, जो उत्पादन करता था, जो मेहनत करता था। और दूसरा जो वर्ग था, जो दूसरी क्लास थी, उसका नाम सुन लीजिएगा, उसका उसको उन्होंने पुकारा या उसका नाम दिया बुर्जुआसी। ठीक है, तो ये बुर्जुआसी या बुर्जुआजी ये कौन थे, ये वो लोग थे जो पूंजीपति थे, जिनका आधिपत्य था, जो इन पे जिन्होंने इन पे आधिपत्य स्थापित किया था, जो इनसे प्रोडक्शन करवाते थे, जो इनसे मेहनत मजदूरी करवाते थे, ये पूंजीपति, या आप इसको कह सकते हैं बुर्जुआजी कहलाए। तो बस हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की वो ये बात कहते हैं कि वो थोड़ा सा यहाँ पर ये दर्शाने की कोशिश करते हैं कि इतिहास में हमारे एंशिएंट में पहले ये स्थिति नहीं थी, ये बाद में आई। जो समाज जो दो वर्ग में बटा, पूंजी वादियों में और ये श्रमिकों में, ये बाद की स्थिति आई, क्योंकि कुछ विशेष लोभी और लालची लोगों ने समाज को दो वर्ग में बांट दिया, और अपने हितों की पूर्ति, ये श्रमिक वर्ग का शोषण करने लगे और अपने हितों की पूर्ति करने लगे। तो समाज में बहुत ज्यादा वर्ग भेद स्थापित हुआ, ऊंच नीच कह लीजिए इसको, या फिर एक वर्ग के पास तो बहुत सारी सुख सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं थी, और दूसरे के पास कुछ भी नहीं था। इवन जो बेसिक चीज है, जो बेसिक नीड्स है, जो जीवन को निर्वाह करने की आवश्यकता पूर्ति करने की थी, वो भी नहीं थी। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा सा कि किस तरीके से जब एक समाज में जब सभी लोग अपना खा कमा रहे थे, और कैसे इन लोगों ने कुछ दिमाग लगाया और इन पे आधिपत्य स्थापित किया, और इनसे इनके टेक्नोलॉजी तकनीकी छीन ली, और प्रोडक्शन इनसे ही कराने लगे, और बदले में इनको कुछ नहीं दिए। ठीक है, आगे चलते हैं। क्लास स्ट्रगल आप इसको वर्ग संघर्ष भी बोल सकते हो, सीधी सी बात है। यहाँ पर मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि क्लास स्ट्रगल की स्थिति कब उत्पन्न हुई, सीधी सी बात है, क्लास स्ट्रगल की स्थिति तब उत्पन्न हुई जब एक वर्ग ने दूसरे वर्ग का शोषण करना चालू किया। और ये तो हो ही रहा था, सीधी सी बात है। मजदूर मेहनत कर रहे थे, काम कर रहे थे, उत्पादन कर रहे थे, यू नो आमदनी बढ़ा रहे थे, आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे थे, बट उसका उनके पास कुछ भी नहीं था सिवाय चंद पैसों की। वो सारा चीज या सारा उस पर आधिपत्य किसका था, वो पूंजीवादियों का था। ठीक है, या पूंजीपतियों का था। तो ये अपने पास संचय करते, ये लाभ लेते, और बदले में शोषण होता। तो एक तरह से एक स्ट्रगल बिटवीन दिस, आपके साथ कैपिटलिस्ट और जो तो ये वर्क करते हैं, इनके बीच अराइज होना चालू हुआ। द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द
ऑफ द थ्योरी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लास ऑपरेशन। देखो ऑपरेस का मतलब होता है दमन, किसी पे आप बलपूर्वक कुछ करवाते हो बलपूर्वक बिना उसकी इच्छा के। तो दैट इज द स्टेट इज नॉट ए न्यूट्रल entity but a tool used by the ruling class to oppress other classes. It enforces laws and policies that protect the interest and property of the ruling class while suppressing the working class। तो ये वही बात है जो भी मैंने आपको बताया था, जो स्टेट है वो एक न्यूट्रल एंटिटी, ठीक है, नहीं है, बल्कि एक कुछ तरह से कह लीजिए कि स्टेट में टूल जो यूज किए, तकनीकी उपकरण, टेक्नोलॉजी जो एक विशेष तबके के द्वारा ही यूज किए जा रहे थे। रूलिंग क्लास बोला उन्होंने, जो रूलर थे, जो रूल कर रहे थे, उनके द्वारा ही टेक्नोलॉजी टूल्स यूज किए जा रहे थे। और जो श्रमिक वर्ग है, जो समाज का जो तबका है, जो मेहनत कर रहा है, जो उत्पादन कर रहा है, उसका वो शोषण करते थे। ठीक है। इट एनफोर्सेस लॉज एंड पॉलिसीज दैट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट एंड प्रॉपर्टी ऑफ द रूलिंग क्लास वाइल सप्रेसिंग द वर्किंग क्लास। अब देखो क्या हो रहा था, जो लोग पूंजीपति थे, जो लोग पैसे वाले थे, वैभवशाली थे, ये उनके हितों की बात तो करता था, बल्कि जो लोग प्रोडक्ट या उत्पादन कर रहे थे, जो लोग श्रमिक थे, वो उनको सप्रेस करता था, ये उनके हित की बात नहीं करता था, उनका शोषण करता था। ओके, आई होप you are getting me in a proper way. The next heading is economic determinism. This is the fourth characteristics of the Marxism, which says the nature and functions of the state are determined by the prevailing economic system and class structure. Different modes of production, example slavery, feudalism, capitalism, produce different types of states with specific characteristics tailored to maintain the ruling class power. तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, द नेचर एंड फंक्शंस ऑफ द स्टेट आर डिटरमाइंड बाय द प्रिवेलिंग इकोनॉमिक सिस्टम एंड क्लास स्ट्रक्चर। जो भी कुछ स्टेट का जो नेचर है, या कैसी कार्य प्रणाली होगी, कैसी व्यवस्था बनेगी, कैसे निर्देशों का पालन कराया जाएगा, कैसे रूल्स बनेंगे, क्या पैरामीटर स्थापित होंगे, कैसी अर्थव्यवस्था रहेगी, क्या इकोनॉमिक कंडीशन रहेगी, तो ये जो सब चीजें हैं वो पूंजीपतियों के द्वारा ही डिसाइड की जा रही थी। पूंजीपति इस चीज को कर रहे थे, इसमें उनका कोई रोल नहीं था, श्रमिक वर्ग का कोई भी रोल नहीं था, वो डिसीजन पावर में उनकी कोई भी भूमिका नहीं थी, नगण्य भूमिका थी। ठीक है। डिफरेंट मोड्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेट्स विद स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक टेलर टू मेंटेन द रूलिंग क्लास पावर। तो जितने भी उस स्टेट में जो भी कुछ आप कह लीजिएगा प्रोडक्शन हो रहे थे, उस पे किसका अधिकार था, किसका आधिपत्य था, और पूंजीपतियों का आधिपत्य था। उन पे उसका एकाधिकार था, उस विशेष धनी वर्ग का था, जो उनका शोषण कर रहे थे, जो उस प्रोडक्शन को या उत्पाद को कर रहे थे, या जो एक्चुअल में जो भागीदार थे, उनको उनके हित में कोई भी बातें नहीं की जा रही थी। वो तो बस एक उन पे एक तरह से बलपूर्वक अपनी चीजों का, अपनी मंशाओं को या अपनी मनसुख को कामयाब बनाया जा रहा था, और बदले में उनको कुछ नहीं दिया जा रहा था। ठीक है। मार्क्सवाद के बारे में कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है। नाउ टेम्पररी नेचर ऑफ द स्टेट। तो आगे ये इसका मतलब क्या है, टेम्पररी नेचर ऑफ द स्टेट? वो ये कहते हैं कि उनका यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि एक समय ऐसा आएगा जब संघर्ष इतना बढ़ जाएगा, जो एक पूंजीपति वर्ग है, जो शोषण करने वाला वर्ग है, और जो शोषित हो रहा है, जो वर्कर है, उन दोनों के बीच में संघर्ष करते करते एक ऐसी स्थिति आएगी जब संघर्ष वर्ग, वर्कर वर्ग एकजुट हो जाएंगे, जब उनमें चेतना जागृत होगी, जब उनमें यूनिटी की भावना जागृत होगी, जब अपने अधिकारों के बारे में बात करेंगे कि वो इन पूंजीपतियों का विरोध करेंगे, कैपिटलिस्ट का या कैपिटलिज्म का विरोध करेंगे, और फिर इस स्टेट को वो डिसअपेयर कर देंगे, या अपने आप स्वयं में डिसअपेयर हो जाएगा, क्योंकि वो संघर्ष इतना बढ़ जाएगा कि इनका पतन हो जाएगा। इस तरीके से इसके बाद, इस सिचुएशन के बाद, एक नए स्टेट का आधिपत्य स्थापित होगा, ओरिजिन होगा, जिसमें सब समान होंगे, कोई भेदभाव नहीं होगा, जो भी प्रोडक्शन है, पैसा है, मनी है, कुछ भी उस पर एक समान अधिकार होगा। और यहाँ पर मार्क्सवाद एक तरह से साम्यवाद समाज की या राज्य की संकल्पना भी करता है। ओके, नेक्स्ट वन इज proletarian revolution. The state will be overthrown through a revolution led by the proletariat, working class. ठीक है। प्रोलेटेरिएट मीन्स वर्किंग क्लास, जो वर्क कर रहे हैं, श्रमिक जो उत्पादन कर रहे हैं, या जिनका शोषण हो रहा है। द प्रोलेटेरियन स्टेट विल सर्व एज ए ट्रांजिशनल फेज, dismantling the remnants of the bourgeois state and paving the way for a classless society.
तो यानी कि जो प्रोलेटेरियन है, मैंने बोला था प्रोलेटेरियन का मतलब क्या है, जो लोग वर्कर हैं, जो श्रमिक है, उनको यहाँ पर प्रोलेटेरियन की संज्ञा दी गई। ये इनके रेवोल्यूशन की बात यहाँ पर कर रहा है। वो क्रांति लाएंगे, वो क्रांति करेंगे, रिवोल्ट करेंगे किसके अगेंस्ट में, जो लोग कैपिटलिस्ट हैं, जो पूंजीपति है, जो इनका शोषण कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वो करना पड़ेगा, क्योंकि आखिर कब तक आप किसी भी एक व्यक्ति को सताते रहो, सताते रहो, सताते रहो, कभी ना कभी तो उसकी अंतरात्मा जागृत होगी। ठीक उसी तरीके से मार्क्सवाद ये कहता है कि स्थिति ऐसी पैदा होगी कि उनको अपने अधिकारों के बारे में जानकारी होगी, वो अपने अधिकारों को जानेंगे, अपने राइट्स को जानेंगे, जागरूक होंगे, वो यूनिटी के महत्व को समझेंगे, और फिर वो विद्रोह करेंगे, और इस तरीके से पूंजीपतियों का दमन होगा और एक नए राज्य की स्थापना होगी। ठीक है। नेक्स्ट वन इज next heading which says is, let me go through the heading, state functions and policies. So the state's primary functions include maintaining order, enforcing laws, and protecting property rights, all of which are biased toward the interest of the ruling class. State policies reflect the need and desire of the dominant economic class, often at the expense of the working class. यानी कि उस समय जो स्टेट की व्याख्या कर रहे हैं, या जो थ्योरी बोल रही है कि जो स्टेट वो एक ऐसा स्टेट है जिसमें जिसको या उस राज्य को वर्किंग क्लास के हितों से कुछ लेना देना नहीं है, उनकी आवश्यकताओं से, उनकी नीड से कुछ लेना देना नहीं है। वो तो एक तरफा है बस। यानी कि राज्य में जो भी वैभव या आर्थिक स्थिति की आप बात करें, आर्थिक संपन्नता की बात करें, बिल्कुल पूंजीपतियों के लिए है, ना कि शोषित वर्ग वर्ग के लिए है। ठीक है, समानता तो है नहीं। और तभी ये कह रहा था स्टेट्स प्राइमरी फंक्शंस इंक्लूड मेंटेनिंग ऑर्डर, एनफोर्सिंग लॉज एंड प्रोटेक्टिंग प्रॉपर्टी राइट्स, ऑल ऑफ विच आर बायस्ड टुवर्ड द इंटरेस्ट ऑफ द रूलिंग क्लास। यानी कि जितनी भी चीजें, हम चाहे लॉ की बात करें, हम चाहे अधिकारों की बात करें, हम प्रॉपर्टी राइट्स की बात करें, प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने की बात करें, हम धन वैभव संपदा की बात करें, तो वो उसमें क्या है, वो केवल किसके इंटरेस्ट के लिए, जो रूलिंग क्लास है, जो रूलर है, जो रूल कर रहे हैं, केवल ये सारी जो चीजें नियम कानून उन्हीं के लिए है। ठीक है। तो ये भी आप अभी आपने देखा भी किस तरीके से राज्य की उत्पत्ति की मार्क्सवाद बात करता है, व्याख्या करता है, तो उसमें मैंने आपको ये बताया भी था, और सेम कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर मैंने आपको एक बार फिर से रिपीट कर दिया। Now, public versus private interest. So the state often masks the ruling class's private interest as public or national interest. This ideological functions helps to legitimize the state's authority and maintain the status quo. These characteristics collectively illustrate the Marxist perspectives on the state's origin, nature, and role in society, emphasizing its deep connection to economic condition and class dynamics. देखिए, this is the, I think, last heading of this theory, Marxist theory, public versus private interest. तो वो क्या है कहने की कोशिश करता है, या मार्क्सवादी की भी जो विचारधाराओं की हम बात करें, उसके अंदर जो हम एक विशेषता की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, जो स्टेट है, जो राज्य है, वो एक मुखौटा धारण किया हुआ है उसने, ऑफन मास्क द रूलिंग क्लासेस प्राइवेट। यानी कि उसने कुछ मुखौटा धारण किया, कुछ आडंबर को दर्शा रहा है कि हाँ भाई, उसे वर्किंग या श्रमिक जो है, या जो शोषित वर्ग है, उसके बारे में भी उसको चिंता है, या दे आर कंसर्न अबाउट दैट, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल वो अपने लिए ही कंसर्न है। जो भी चाहते हैं, जो भी लाभ है, या जो भी कुछ उत्पादन हो रहा है, उन पे उन्हीं का आधिपत्य है, पूंजीपतियों का, उनका उनसे लेना देना कुछ नहीं है। तो बदले में जो उत्पादन हो रहा है, जो यू नो वैभव संपदा है, जो आर्थिक उन्नति प्रगति जो शासकों के द्वारा, सॉरी, श्रमिकों के द्वारा हो रही, जो वर्ग के द्वारा हो रही है, उनको उनका हिस्सा कुछ नहीं मिल रहा है सिवाय कुछ चंद रुपयों की। बल्कि जो सारा प्रॉफिट जा रहा है, जो सारा लाभ जो पहुंच रहा है, जो यू नो अपनी रॉयल फैमिली को लीड कर रहे हैं, जो पूंजीपति, जो कैपिटलिस्ट है, वो उनको फायदा ज्यादा हो रहा है। ओके। और जो लेजिटिमाइज की बात करें, जो लीगल की बात करें, या कानून की बात करें, या कुछ लॉस की बात करें, फिर से वही चीज कहूंगा, केवल उन्हीं के लिए है जो केवल कैपिटलिस्ट है, या जो समाज का धनी वर्ग है, और इन लोगों के लिए नियम कानून जैसी कोई चीज नहीं है। तो these were some, I would say, that major characteristics of this theory, which talks about the origin of the state. मार्क्सवाद थ्योरी की बात हमने करी, किस तरीके से वो राज्य की उत्पत्ति की बात वो करता है। हमने कार्ल मार्क्स को भी देखा, और उसके बाद हमने ये भी देखा कि जो ये थ्योरी है कार्ल मार्क्स, या इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि मार्क्सवाद की जो राज्य के बारे में जो संकल्पना है, जो इसका कंसेप्ट है, उसके हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखे, कुछ विशेषताएं भी देखी। अब इसी के अंतर्गत हम इसके अंतर्गत एक टॉपिक और डिस्कस करेंगे, विच इज क्रिटिसिज्म ऑफ मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट। तात्पर्य कहने का ये है, जो
ऑरिजिन ऑफ स्टेट की अगर हम बात करें या राज्य की उत्पत्ति की हम बात करें, इसके संबंध में जो मार्क्सिस्ट की जो थ्योरी है, जो मार्क्सवाद विचारधारा है, सीधी सी बात है, मैं आपसे शुरू से ये कहता चला आ रहा हूँ कि जब भी की थ्योरी किसी के द्वारा दी गई, फिलोसफर के द्वारा, किसी भी साइंस, पॉलिटिक्स कह लीजिएगा, एक्टिविस्ट के द्वारा, या फिर पॉलिटिशियंस के द्वारा, या फिर आप कह लीजिएगा कि जैसे कि कार्ल मार्क्स रहे, बहुत बड़े अर्थशास्त्री रहे, बहुत बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ रहे, समाज सुधारक रहे, और दार्शनिक रहे। तो ऐसा नहीं कि सभी फिलोसफर में या सभी उस दौरान जो भी रहे, जिसको आप कहेंगे कि राजनीतिज्ञविद, उन्होंने इसका सपोर्ट ही किया। कुछ लोगों ने कुछ क्रिटिसाइज भी किया, और ये तो टेंडेंसी है ह्यूमन की, हम कितनी भी अच्छी चीज लेकर आए। तो हालांकि कार्ल मार्क्स या मार्क्सवाद की जो राज्य के संबंधी विचारधारा है, इसको बहुत सपोर्ट किया गया, बहुत ज्यादा सपोर्ट किया गया था, लेकिन फिर भी डिस्पाइट ऑफ दैट देयर आर सम क्रिटिसिज्म व्हिच आई विल बी डिस्कसिंग इन द सेम लेक्चर। तो यहाँ पर हम कुछ आलोचनाओं की बात करेंगे जो मार्क्सवाद की जो विचारधारा थी राज्य की उत्पत्ति के संबंध में। हालांकि अभी तक इस सेशन में जो मैंने आपको इतने विस्तार से समझाया कि मार्क्सवाद की जो विचारधारा क्या है, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में क्या कहता है, तो उससे भी कहीं ना कहीं आपको एक आइडिया लग गया होगा कि अगर कोई आलोचक अगर आलोचना करे तो कौन कौन से पॉइंट्स पे आलोचना कर सकता है। ठीक है, खैर ऐसे कोई नो नीड टू टेक टेंशन एंड ऑल। मैं यहाँ पर बड़े स्पष्ट ढंग से सभी क्रिटिसिज्म को एक्सप्लेन करूंगा आपके समक्ष। आई गो थ्रू वन बाय वन। पहले इसका संक्षेप में ले लेंगे, नक्शल में बताऊंगा कि क्रिटिसिज्म क्यों हुआ, कुछ मेन पॉइंट्स, उसके बाद में आई गो थ्रू ऑल द हेडिंग्स। ओके, so now I would like to start. The first one is the economic determinism. Okay, are you getting my point? The economic determinism. वेल, एक चीज मैं यहाँ करना चाहूंगा, वन इम्पॉर्टेंट थिंग, कि इससे पहले कि हम सभी हेडिंग्स को पढ़ें वन बाय वन और इसको एक्सप्लेन करें या मैं आपके साथ डिस्कस करूं, सबसे पहले मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। जो क्रिटिसिज्म की अगर मैं बात कर रहा हूँ, मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट की हम बात बात कर रहे हैं, तो एक नटशल में आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ कि इसकी क्या आलोचना रही इतिहास में। और इससे आपको कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा, और एक बड़े सरल शब्दों में आपको आइडिया भी हो जाएगा कि अगर ये अलग से क्वेश्चन बनता है कि डिस्क्राइब द क्रिटिसिज्म ऑफ मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट, तो यू विल बी इन पोजिशन टू डिस्क्राइब द क्वेश्चन यू नो in such a way that it will help you to score the good marks. ठीक है, तो हमें काम करते हैं, I will what I will do, I will just explain the whole part of criticism in a few words, simple words I would say. तो अब देखिए, सबसे बड़ी एक बात थोड़ा ध्यान में रख लीजिएगा, जो मार्क्सवाद है, जो राज्य की उत्पत्ति की बात जो वो करता है, उसने ये बोला कि जो राज्य की जो उत्पत्ति हुई है वो एक मजदूर वर्ग का या वर्ग संघर्ष का परिणाम है। यानी कि जो मजदूर वर्ग है उसने जो संघर्ष किया, उसके परिणाम स्वरूप राज्य की उत्पत्ति हुई। और उसका ये मानना है कि अगर मजदूर वर्ग या मजदूर तबका नहीं होगा, श्रमिक वर्ग नहीं होगा, तो उस दिन राज्य का नामो निशान बढ़ जाएगा, राज्य भी राज्य के में कोई अस्तित्व नहीं होगा। तो यहाँ पर ये कहा जाना है कि जो मजदूर तबका है, श्रमिक वर्ग है, या जो यू नो जो संघर्ष के फलस्वरूप राज्य की जो उत्पत्ति हुई है वो श्रमिक वर्ग के कारण हुई है। जिस दिन श्रमिक वर्ग नहीं रहेगा उस दिन ये राज्य भी नहीं रहेगा। तो ये कहना गलत है। तो इसकी सबसे बड़ी आलोचना इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी की जा सकती है। दूसरा, ये जो सिद्धांत है, मार्क्सवाद की जो थ्योरी है जो राज्य की उत्पत्ति के बारे में, ये कहीं भी आप ये कीजिए मौलिकता नहीं दर्शाती, ओरिजिनिटी नहीं है। ये केवल बल के सिद्धांत पर ही बहुत ज्यादा इम्फोसाइज करती है, बहुत ज्यादा जोर डालती है बल के सिद्धांत पर, अराजकता को बढ़ावा देती है। अगर मैं कहना चाहूँ तो अतिशयोक्ति ना होगी। एक चीज और मैं इसमें यह कहना चाहूंगा कि सबसे पहले ये भी सुनने में आया कि कुछ आलोचक इस बात की भी समर्थक थे कि जो राज्य है, जो स्टेट है, वो वर्ग संघर्ष का परिणाम है। तो ऐसा तो इतिहास में कहीं नहीं लिखा हुआ कि राज्य की उत्पत्ति वर्ग संघर्ष के आधार पर हुई है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? यानी कि जो राज्य है, जो स्टेट है, वो वर्ग संघर्ष का परिणाम है। जबकि ऐसा नहीं है कि राज्य की उत्पत्ति जो वर्ग संघर्ष या जो विभिन्न वर्गों में, विभिन्न क्लासेस में जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उसके बेस पे राज्य की उत्पत्ति हुई है, ऐसा कहीं भी इतिहास में नहीं दर्शाता। और दूसरी चीज, कहीं ना कहीं एक ऐसा आदर्शवाद की बात यहाँ पर होती है, बहुत ज्यादा काल्पनिक चीजों के बारे में, बहुत ज्यादा फिलोसफिकल बेसिस बातें यहाँ पर की जाती है स्टोरी के अंतर्गत। अगर हम राज्य की उत्पत्ति की बारे में बात करते हैं, ओरिजिन ऑफ स्टेट के बारे में बात करते हैं, कि एक ऐसा आदर्श स्टेट राज्य जहां पर कुछ विभिन्नताएं, वर्ग विभेद नहीं होगा, सब एक समान होंगे, ऊंच नीच नहीं होगा, संघर्ष नहीं होगा, यू नो
तो ये एक तरीके से काल्पनिक ही दर्शाता है, कल्पनाशीलता को बढ़ावा देता है। वाक्य में अगर हम धरातल पर रहकर इस चीज पे विचार करें, विचार मंथन करें और एक इस नजरिए से देखें कि इस तरह के राज्य की उत्पत्ति, स्टेट की उत्पत्ति महज एक काल्पनिक ही नजर आती है, तो ये भी एक बहुत बड़ी आलोचना रही अगर मार्क्सवाद की विचारधारा को पढ़े या राज्य की उत्पत्ति के संबंध में मार्क्सवादी के विचार को हम पढ़े। ओके। और एक बहुत मेजर इसकी क्रिटिसिज्म की बात करें, आलोचना की बात करें कि जो ये मार्क्सवाद है या मार्क्सवाद विचारधारा है जो राज्य के उत्पत्ति के संबंध में अपने विचार देती है, वो ये कहती है, मतलब ये जो विचारधारा है बहुत ज्यादा राज्य में दलों को बढ़ावा देती है, गुटबंदी को बढ़ावा देती है, दलों के संगठन को बढ़ावा देती है, सपोर्ट करती है। और एक तरीके से कहेंगे अधिनायकवाद को बढ़ावा देती है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। फिर नाजीवाद, फासीवाद, इस तरह की चीजों को, या ऑटोक्रेसी को समाज में बढ़ावा देती है, जो कि बिल्कुल भी सरासर गलत है। ठीक है, तो ये कुछ था कि किस तरह से मैंने नटशेल में आपको एक संक्षिप्त रूप में बिल्कुल बता दिया कि मार्क्सिज्म की जो क्रिटिसिज्म है वो क्या क्या है, और बड़े अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया। नाउ allow me to go to yeah, to explain all the headings which are mentioned over here. ये तो मैंने एक आपको एक नक्सल में आपको बताया कि जो मार्क्सवाद की क्रिटिसिज्म की बात करें, आलोचना की बात करें, तो किस तरीके से एक बेसिक निचोड़ था। नाउ लेट्स डिस्कस द हेडिंग्स वन बाय वन। इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। तो critics argue that Marxist theory overly emphasizes economic factors as the primary determinant of the state's origin and nature, neglecting other important factors such as culture, ideology, and individual agency. The reduction of all social and political phenomena to economic causes is seen as overly simplistic and deterministic. यानी कि अगर हम बात करें जो मार्क्सवाद है या ये जो विचारधारा है, ये बहुत संकुचित काइंड ऑफ कभी कभी हो जाती है, केवल संघर्ष, वर्ग विभेद पर ही ज्यादा बहुत ज्यादा फोकस है। और इसने बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण एस्पेक्ट जैसे कल्चर, आइडियोलॉजी, लोगों की अपनी विचारधारा, आदर्श, उनके नैतिकता, एथिक्स, जो भी हम बात करें, मूल्यों की बात करें या इंडिविजुअल एजेंसी की बात करें, उसको कहने की नेग्लेक्ट करती है। जो आलोचक हैं, जो क्रिटिक्स हैं, वो आर्ग्यू दैट मार्क्सिस्ट थ्योरी ओवरली एम्फसाइज इकोनॉमिक फैक्टर्स। मतलब बहुत ज्यादा अधिक कह लीजिए बियॉन्ड लिमिट चले गए और बहुत ज्यादा उसी चीज पे आ गए हैं, आर्थिक जो फैक्टर्स है, इकोनॉमिक जो कंसेप्ट है या फैक्टर्स है, उसी पे बहुत ज्यादा एम्फोसाइज कर रहे हैं। और बात वही प्रोडक्शन की हो रही है, बात बहुत आधिपत्य की हो रही है। इसके अलावा और सिर्फ जिंदगी के और भी बहुत पहलू हैं, समाज से जुड़ी बहुत सारी समस्या हैं, जो समाज के जो व्यक्ति, उनकी बहुत सारी सामाजिक प्रॉब्लम्स हैं, उस पर कहीं भी ये जोर नहीं देती या कहीं भी उस चीज को उजागर नहीं करती, उस चीज को स्पष्ट नहीं करती है, उस चीज का सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करती। नाउ neglect of political autonomy. So the Marxist view tends to downplay the autonomy of the state and its institutions, treating them merely as a tool of the ruling class. Okay. Critics contend that the state often has its own interest and dynamic that cannot be fully explained by economic factors alone. यानी कि ये जो मार्क्सवाद की हमने जो विचारधारा को देखा और राज्य के संबंध में जो ये बात करता है, राज्य की उत्पत्ति की जो बात करता है, कहीं ना कहीं जो एक पॉलिटिकल स्ट्रांगनेस कह लीजिएगा, पॉलिटिकल आप एक तरह से कह लीजिएगा कि एक स्टेट की जो पावर है, पॉलिटिक्स में जो स्टेट की पावर है, जो राज्य की जो सत्ता है, जो शक्ति है, उसकी जो ऑटोनॉमी है, आप सभी को पता है, जब हम स्टेट की बात करते हैं उसकी उसका ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, उसकी एक अपनी ऑटोनॉमी है, स्वायत्तता है, स्वायत्तता है, अगर मैं करेक्ट वर्ड यूज करूं यहाँ पे, तो उस चीज को मार्क्सवाद विचारधारा नेग्लेक्ट करती है और मात्र उसको या कह लीजिए महज उसको टूल या छोटा सा एक पार्ट या कह लीजिए भाग समझ के रह जाती है कि बस वो रूल कर रहा है, बल्कि रूल करने के अलावा भी बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, पहलू हैं, जो जहां पर मार्क्सवाद विचारधारा अछूती रही। ओके। Now, historical inaccuracy. Some historians and political scientists argue that the Marxist interpretation of historical events and the development of a state is not always accurate. The theory is accused of being technological, assuming an inevitable progression towards socialism and communism, which historical events have not necessarily supported. ठीक है, तो जैसे मार्क्सवाद की भाई अभी मैंने विचारधारा भी आपके साथ शेयर करी थी, जब वो हिस्ट्री पे जाते हैं और कुछ पास्ट की चीजों को हमारे साथ शेयर करते हैं, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं एक्यूरेसी नहीं प्रदर्शित होती। मतलब वो कह नहीं सकते कि पूरी तरह 100% वो यू नो सही है वो चीजों के लिए। अगर बात करें हिस्ट्री का जो एनालिसिस अगर हम करें, तो पूरी तरह से कार्ल मार्क्स या
जो मार्क्सवादी विचारधारा है पूरी तरह से सही नहीं पाती है, 100% एक्यूरेसी नहीं है। ठीक है, तो ये जो हमारे कुछ हिस्टोरियंस थे और पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट भी करा कि जो मार्क्सिस्ट या मार्क्सवादी जो विचारधारा है और जो उसका इंटरप्रिटेशन है हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में, या हिस्ट्री के डेवलपमेंट के बारे में, और हिस्ट्री के डेवलपमेंट के साथ साथ स्टेट्स के बारे में, स्टेट्स की उत्पत्ति के बारे में, तो वो एक्यूरेट नहीं है। कि देयर इज लैक ऑफ एक्यूरेसी एज फार एज हिस्ट्री ऑफ द कह लीजिएगा स्टेट इज कंसर्न। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट हेडिंग इज ओवर एम्फोसिस ऑन क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स। सीधी सी बात है, द फोकस ऑन क्लास स्ट्रगल एज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट एंड स्टेट फॉर्मेशन इज सीन एज टू नैरो। Critics argue that other forms of social conflicts and cooperation, such as those based on ethnicity, religion or ideology, also play significant role in shaping state। तो बहुत बड़ी बात यहाँ पर आलोचकों ने कह दी है, और जैसे कि आपको पता है कि पूरा कंसंट्रेशन, पूरा इनका ध्यान केवल क्लास कॉन्फ्लिक्ट पर आकर सिमट गया है। ठीक है, बहुत ज्यादा एम्फोसाइज किया है कि समाज है, संघर्ष है, और दो वर्ग हैं, पूंजीपति या कैपिटलिस्ट, और दूसरा आप कह लीजिएगा श्रमिक या वर्कर, और सारी थ्योरी यहीं पर आके सिमट गई। जबकि इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर मार्क्सवादी विचारधारा को एम्फोसाइज करना चाहिए था। जैसे रिलीजन हो गया, अपनी आइडियोलॉजी हो गई, खुद की विचारधारा हो गई, हमारे मूल्य हो गए, हमारी एथनिसिटी की अगर हम बात करें, हमारे आदर्श हो गए, वैल्यूज हो गए, हमारे एथिक्स हो गए, ये चीज भी कहीं पे हमें इनकी थ्योरी में सुनने को नहीं मिलती। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज फेलियर टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर। तो मार्क्सिज्म कह लीजिए या मार्क्सवादी विचारधारा जो राज्य की उत्पत्ति के संबंध में अगर कही जाए, तो प्रिडिक्शन जो हुआ फ्यूचर के प्रति वो कहीं ना कहीं फेल्यूर है। बिकॉज बस वो इतना कह के रुक जाते हैं, इतनी थ्योरी समझ जाते हैं, इतनी थ्योरी समझ जाते हैं कि ऐसे राज्य का उत्पन्न होगा जो वर्ग विभेद ना पर नहीं होगा, वर्ग या भेदभाव नहीं होगा, एक समानता होगी। बट ऐसा कहीं भी इतिहास में देखने को नहीं मिला कि ऐसा समाज जिसमें अभी तक कुछ कॉन्फ्लिक्ट से अराइज ना हुआ हो या ना होंगे। तो कहीं ना कहीं फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने में, भविष्यवाणी करने में, भविष्य को आई वुड से भांपने में, अंदाजा लगाने में ये फेल होते हैं। और दूसरी बात जो विदर अवे की बात करी कि एक समय ऐसा आएगा कि जो पूंजीपति लोग हैं वो बिल्कुल दैट विल बी वैनिश्ड अवे, दैट विल दोज कह लीजिएगा कैपिटलिस्ट विल बी डिसअपियर्ड फ्रॉम द सोसाइटी कंप्लीटली। तो ये पॉसिबल नहीं है, काल्पनिक मनगढ़ंत लगती हैं चीजें कि स्ट्रगल होगा, हैसल्स होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होगा, और श्रमिक वर्ग वर्कर उनको पूरी तरीके से विदर अवे करेंगे या भगा देंगे या वैनिश हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल एक काल्पनिक लगता है और फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने में अपने आप को असमर्थ पाता है। नाउ ignores non-class based states, ignores non-class based states. Let's see, critics point out that some states do not fit neatly into the Marxist framework, particularly those with non-class based forms of organization or those that emerged in context where class divisions were not the primary social cleavage. The theory struggles to account for the variety of states, forms and functions observed throughout history and across different cultures. तो ignores non-class based status। सीधी सी बात है, यहाँ पर केवल दो ही वर्गों की बात हो रही है, और समाज के, जैसे कि आप समझते हैं कि समाज कई वर्गों में विभक्त होता है। स्ट्रेटिफिकेशन की बात करें, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की बात करें, इवन अगर हम वैदिक काल में जाएं, एंशिएंट पीरियड में जाएं, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चार वर्णों में सोसाइटी समाज जो विभाजित था। बट मार्क्सवाद की जो विचारधारा राज्य की उत्पत्ति के संबंध में केवल संकुचित रूप से कहिएगा, या आप इसको आलोचना के रूप में सम्मिलित कर सकते हैं कि केवल कुछ वर्ग पे, यानी कि श्रमिक और पूंजीपति, अपर और लोअर क्लास तक सिमट के रहेगी, और बाकी जो क्लास है उसको इसने कंप्लीटली इग्नोर किया है। ओके, नाउ ethical and normative concerns, ethical and normative concerns, the concept of the dictatorship of the proletariat। ठीक है, I will read it out once again. The concept of the dictatorship of the proletariat and the endorsement of revolutionary violence have been criticized on ethical and normative grounds. The potential for authoritarianism and human rights abuse in the name of class struggle is a major point of contention। सीधी सी बात है, अगर जिस तरीके से ये विचारधारा, मार्क्सवाद की विचारधारा, कार्ल मार्क्स के अपने विचार राज्य की उत्पत्ति के संबंध में, या उनके धारणा की राज्य की उत्पत्ति जो अपने आदर्शों के अनुसार वो स्थापित करना चाहते हैं, उसमें उन्होंने बहुत ज्यादा डिक्टेटरशिप की बात करी या संघर्ष बताया जो पूंजीपतियों में, श्रमिक वर्गों में है। यू नो
कॉन्फ्लिक्ट्स बताए, उन्होंने रिवोल्ट बोला, रिवोल्ट एकजुट हुए हैं, वो रिवोल्ट करें उनके प्रति, और एक स्थिति ऐसी आए कि वो छोड़ के चले जाएं, या आधिपत्य स्वीकार, आधिपत्य श्रमिक वर्ग जो है अपना उन पे आधिपत्य स्थापित करे, और पूंजीपति जैसी या कैपिटलिज्म जैसी कोई विचारधारा ही ना हो स्टेट में। तो ये तब हो जब बहुत ज्यादा संघर्ष हो, कॉन्फ्लिक्ट्स हो। तो किसी भी समाज में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होने चाहिए ज्यादा। अगर समाज में बहुत ज्यादा, सोसाइटी में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे तो इट विल लीड टू अल्टीमेटली एनार्की। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, एथिकल और नॉर्मेटिव कंसर्न्स या एस्पेक्ट्स को इग्नोर किया गया है, और बात किसके किसकी करी गई है? तानाशाही की, डिक्टेटरशिप की बात करी गई, यहाँ पर रिवोल्ट की बात करी, विद्रोह की बात करी गई। तो ये भी एक आप कह सकते हो कि आलोचना है, मेजर क्रिटिसिज्म है मार्क्सवाद विचारधारा का। एम्पिरिकल challenges, no doubt empirical evidence does not always support the Marxist predictions about the development of capitalist states or the behavior of the working class. The persistence of the capitalist state and the lack of successful proletarian revolutions in many advanced industrial societies challenge the theory's explanatory power. एम्पिरिकल चैलेंजेस भी बहुत ज्यादा हैं इसमें। पहली बात तो ये है कि प्रामाणिकता होना चाहिए। एम्पिरिकल का मतलब आप समझते हो, कभी भी हम कुछ बात कहते हैं उसका एक वैज्ञानिक आधार, साइंटिफिक बेस होना चाहिए। चीजें काल्पनिक धाराओं में नहीं बहनी चाहिए, उसका केवल फिलोसफिकल बेस नहीं होना चाहिए। तो मार्क्सवाद की जो विचारधारा राज्य की उत्पत्ति के संबंध में बहुत सारी चीजें ऐसी की जाती हैं जो क्वालिटेटिव इन नेचर है, क्वांटिटेटिव इन नेचर नहीं है। यानी कि वो नॉर्मेटिव ज्यादा है, आप कह लीजिएगा उसमें वैल्यूज है, मूल्यों की बात ज्यादा हो रही है उसमें। बस जो कह दिया उसको कैसे उसके प्रति स्ट्रेटेजीज होगी, क्या उसके पीछे यू नो स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, प्रॉपर वे ऑफ स्टडी होगा, उसकी ऐसी कुछ बात नहीं करेगी, उसके पीछे कोई रास्ता दिखाया नहीं गया। तो इंपेरिकल चैलेंजेस है ये, उनको साइंटिफिक चैलेंजेस है, उनके परिणामों को जनरलाइज भी नहीं किया जा सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मेजर लूप होल है जहां तक हम बात करें मार्क्सवादी विचारधारा की राज्य की उत्पत्ति के संबंध में। Complexity of the modern states. So modern states are highly complex and multifaceted, and critics argue that the Marxist theory does not adequately capture this complexity. The interplay of various social, economic, political, and cultural factors in state formation and functioning is seen as being more intricate than the Marxist framework allows. कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉडर्न स्टेट की बात फिर वही चीज हो रही है। मॉडर्न स्टेट्स आर हाईली कॉम्प्लेक्स। आपको पता है, अगर हम इफ वी टॉक अबाउट द प्रेजेंट सिनेरियो, हम डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, जो स्टेट उसमें डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल या लोकतांत्रिक सिद्धांतों की बात करते हैं, लेकिन मार्क्सिस्ट जो थ्योरी रही उसमें कहीं ऐसी चीज नजर नहीं आती है। ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाया गया है चीजों को, और सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करा गया है एडिकेटली, या कह लीजिए इसमें तरीके से ये है नहीं बताया गया है कि जो ये जिस राज्य की उत्पत्ति की बात करते हैं या संकल्पना करते हैं, उसका वो राज्य की उत्पत्ति वास्तव में कैसे होगी। बस कह देना कि एक दिन ऐसा आएगा, ये वर्ग पूंजीपति वर्ग का नष्ट कर देगा, एक नए राज्य की उत्पत्ति होगी, या इनके संघर्षों से जो नया इंस्टीट्यूशन बनेगा, संस्थान बनेगा, वो राज्य कहलाएगा जिसमें वर्ग भेद बिल्कुल भी नहीं होगा, समान अधिकार होंगे। तो इस तरीके से झालमाल चीजें, इसमें ज्यादा चीजों का समावेश है। एक प्रॉपर वे में किसी चीज को अगर हम स्टैब्लिश करना चाहते हैं, कोई भी चीज अगर हम प्रॉपर पॉलिसीज को लाना चाहते हैं, तो उसके पीछे एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ठीक है, तो मॉडर्न स्टेट्स की अगर मैं बात करूं, वर्तमान प्रेजेंट सिनारियो में बात करूं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, लेकिन चीज सीधी सी बात है, उसके पीछे बहुत अच्छे हमारे पास पॉलिसीज भी है, रूल्स है, रेगुलेशन है, डेमोक्रेटिक्स है, पॉलिटिकल पार्टीज है। हम कल्चरल फैक्टर की बात करते हैं, बहुत सारे हमारे पास एस्पेक्ट है, हम उनकी भी बात करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम चीजों को एक प्रमाणिकता के तौर पर चीजों को लेकर चलते हैं। अगर हम वर्तमान समय में स्टेट की उत्पत्ति की बात करें, तो वो केवल काल्पनिक ना रहकर धरातल पर रहकर हम बात करते हैं। उसका जो कह लीजिएगा एक तरीके से जो नेचर है, जो एक स्टेट का जो नेचर है, अगर वर्तमान या प्रेजेंट सिनेरियो में बात करूं, तो एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल आधारित पर, ना कि वो फिलोसफिकल बेसिस पर आधारित है। ठीक है, तो ये भी कुछ मैंने आपके साथ जो शेयर करे कुछ क्रिटिसिज्म आज, इसमें से ये भी दैट वाज द मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ द, आई वुड से, द मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ द स्टेट। और हालांकि जो मैंने शुरू में आपसे चर्चा करी थी बड़े सिंपल वर्ड में, जो मैंने आपको 4-5 पॉइंट बताए, अगर क्रिटिसिज्म आता है मार्क्सवादी विचारधारा के संदर्भ में, तो आपको किस तरह से उसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स पे अगर आप इंक्लूड करेंगे, या इट इज अप टू यू। वैसे तो नॉलेज आप कहीं से भी गेन कर सकते हैं, यू कैन गूगल द थिंग्स एंड ऑल, यू कैन टेक हेल्प एडवांटेज ऑफ द एआई, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। लर्निंग मस्ट बी ऑन एंड ऑन एंड ऑन, यू शुड ऑलवेज strive for the betterment of the academic आई वुड से गोल। तो वही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ कि साथ ही मैंने ये कुछ पॉइंट्स भी आपको एक्सप्लेन करे, ये इट विल आल्सो हेल्प यू आउट टू अंडरस्टैंड कि
क्रिटिसिज्म मेजर क्या रहे, और साथ में जो मैंने आपको नेट सेल में अपने सरल शब्दों में आपको एक्सप्लेन किया वो भी बहुत कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगे, जहाँ तक इसकी आलोचनात्मक सवाल का सवाल है, यू नो। और क्वेश्चन कई बार आया भी है कि आप जो मार्क्सवादी विचारधारा राज्य की उत्पत्ति के संबंध में वो क्या कहती है, उसकी आलोचना को बताइए, डिस्क्राइब द criticism which have been given by कह सकते हैं many renowned philosophers और political analysts। तो उसमें भी आप इसको अपने शब्दों में लिख सकते हैं। I hope the session would have been very much helpful, very much valuable, and you would have enjoyed the session, the entire session. And the topic was no doubt very much important as well as interesting. And we will be discussing some next topic, in our next lecture. Or even if you find any problem, any thing which you need me to, which you want me to explain, I'll be explaining all the contents. Please let me know. Or we'll see you again in our next session of political theory. Till then, I would say that have a nice day. Please take care of yourself and keep studying the political science, the content of the political science. And thank you very much for being or yeah मैं कहूँ कि for being valuable part of this lecture. See you again. Till then, bye bye. Have a nice day. Thank you very much.